एक का 5,000, किसी का 10 लाख, किसी का 5 करोड़। ये 50,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता। सऊदी में बैठ के पैसा लगा रहा है तो पैसा हैदराबाद के अकाउंट में आ रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। ये आया कैसे? आज गरीब अपना पैसा मांग रहा है तो उससे डेटा पूछा जा रहा है, उससे डिटेल पूछी जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी क्लेम अमाउंट हमने SFIO जो हैदराबाद में स्थित है। लेकिन आपको अगर सच सबकी एक चीज बताऊं मैं कि 5 करोड़ रुपए इंडिया के अकाउंट में आप कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है सीधे, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसी है। ईडी ने इनकी प्रॉपर्टी सीज की है, SFIO ने इनकी प्रॉपर्टी सीज की है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर। मुंबई से EOW ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है मैटर। एक एक इनकी प्रॉपर्टी डिक्टेट करके इनको अरेस्ट क्यों किया गया। ये सोचती थी पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी, हिंदुस्तान का कानून कुछ नहीं करेगा। आज हिंदुस्तान के कानून ने तुझे 2.5 साल जेल में बिठाया और एक सोची समझी साजिश कि इस एडवोकेट को मार दिया जाए और मारने के बाद ये केस क्लोज हो जाएगा, इन्वेस्टर्स कंप्लेन करने आगे नहीं आएंगे। कि जिन लोगों ने रजिस्टर कराया है या अपना क्लेम किया पैसों का, जो नहीं करा सके उनके लिए कोई रास्ता है? दोस्तों आइए बात करते हैं हीरा गोल्ड की। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि 2018 में हीरा गोल्ड की जो डायरेक्टर हैं नोहिरा शेख, उन पर एक FIR हुई थी और FIR के बाद में उनको 2.5 वर्षों तक जो है जेल में रहना पड़ा और ना जाने कितने करोड़ों का घोटाला जो सामने आया। और इस घोटाले को लेकर हम जो इस बात को नहीं कह रहे, बल्कि हिंदुस्तान की बहुत सारी एजेंसियां, चाहे ईडी हो या और बहुत सारी एजेंसियों ने इस घोटाले पर अपना जो है कदम बढ़ाए और यहाँ तक के नोहिरा शेख की जायदादों को भी जब्त किया गया। खासतौर से इस केस में जो करोड़ों का घोटाला हुआ, वो घोटाला जो था, वो पैसे जो थे, वो मेहनत की कमाई जो थी, वो आम लोगों की थी। वो ऐसे लोगों की थी जो कि कहीं किसी ने अपनी बहन बेटियों के लिए, रिश्ते के लिए, जहेज के लिए वो पैसे जमा किए थे, कहीं किसी ने उन पैसों को कर्ज लेकर वहाँ पर हीरा गोल्ड में वहाँ पर इन्वेस्टर के तौर पर उन्होंने अपने पैसे लगाए और ये बहुत मेहनत की कमाई थी। बहुत ही मेहनत मुशक्कत के बाद में उन्होंने ये पैसा कमाया था। आखिर में उन्हें अपने उन पैसों को गंवाना पड़ा और हीरा गोल्ड की जो मालकन है नोहिरा शेख ने जो एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया और इस घोटाले को मंजर आम पर लाने वाले एडवोकेट आज हमारे साथ में है, जिन्होंने 2018 में नोहिरा शेख पे FIR दर्ज किया था, जिनका नाम है एडवोकेट शान इलाही, जिन्होंने 2018 में, फिर आपको बता दूं कि ये FIR दर्ज किया, जिसके बाद में ये घोटाला पूरा मंजर आम पर आया और इस पर बहुत तफसील के साथ में एडवोकेट शान इलाही ने इस केस को लड़ा, यहाँ से लेकर मुंबई से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक। और आज वही एडवोकेट शान इलाही हमारे साथ में है जो नए और भी अपडेट किया है, जिनके पैसे फंसे हुए, कैसे उनको पैसे मिल सकते हैं, किस तरह से उनको पैसे हासिल हो सकते हैं, जो उनकी मेहनत की कमाई थी वो किस तरह से हासिल हो सकती है। और बहुत बड़ी रकम नोहिरा शेख से ने जो है वो जमा करवाई है सरकार के खाते में या सरकार के पास में। इसकी पूरी तफसील, पूरी जानकारी जो देंगे वो एडवोकेट इलाही। और मेरी नाज़रीन से, आप लोगों से दरखास्त है, गुजारिश है कि वो आखिर तक बने रहे। अगर आपका पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है तो यकीनन आपके अजीजों का पैसा लगा होगा, आपके दोस्तों का पैसा लगा होगा और ये वीडियो, ये जानकारी, ये आज की जो खास बातचीत जो है उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट शान इलाही से। एडवोकेट शान इलाही, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ शान इलाही साहब कि ये पूरा मामला थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में शुरू से क्या रहा और अभी फिलहाल जो इसकी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, 2018 में जब नोटबंदी हुई थी, GST कानून लागू हुआ था, उस वक्त एक हीरा गोल्ड जो स्कीम थी उसके बारे में चर्चा में आई। लोगों को पता चला कि भाई ये 1 लाख पे 3,000 का प्रॉफिट देती है, जिसे शरिया में मुसलमान इंटरेस्ट कहते हैं और इंटरेस्ट जो है मुसलमान नहीं खाता, उसे हराम करार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं नोहिरा शेख ये कहती थी कि जमीनी स्तर पे उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे हीरा गोल्ड, हीरा टेक्सटाइल, हीरा फूडेक्स, हीरा डेवलपर्स, हीरा वाटर, हीरा क्लोथ्स, ऐसी तमाम कंपनियों के नाम लिए। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो जमीनी स्तर पे ऐसी कोई कंपनियां नहीं थी। हाल ही में हमारे पास एक केस आया, जब हमने उस केस की तफ्तीश की तो आप यकीन नहीं करेंगे, 9,70,000 रुपए 2 दिन के अंदर अकाउंट में तुरंत
इन्वेस्टर्स के ट्रांसफर हो गए। तो हमें लगा कोई भी कितना बड़ा चीटर हो, क्रिमिनल हो, इतनी जल्दी तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। हमने जब तफ्तीश की तो पता चला, फिर लोगों ने जो कंप्लेन स्टार्ट की पूरे मुंबई भर से, तो एफआईआर जे पुलिस स्टेशन में सबसे पहली एफआईआर हुई थी जो एक इन्वेस्टर्स थे उनके द्वारा। उससे केस को हमने तफ्तीश की और उसके बाद तमाम हिंदुस्तान से एफआईआर दर्ज हुई। टोटल 29 एफआईआर इनके ऊपर हुई, जिसके बाद इन्हें ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ, सीसीएस डिपार्टमेंट, ईडी इन्हें अपनी हथकंडों में जकड़ लिया और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हालांकि इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो तमाम हमें बदनाम करने लगे, हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, मुझ पर सेशन कोर्ट के बाहर अटैक किया गया। एक सोची समझी साजिश कि इस एडवोकेट को मार दिया जाए और मारने के बाद ये केस क्लोज हो जाएगा, इन्वेस्टर्स कंप्लेन करने आगे नहीं आएंगे। लेकिन वो तइज्जु मन तशा वो तजिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। 2018 से आज 2023 है, यही नोहेरा शेख थी, ये कहती थी मैं 1 रुपया कंप्लेनेंट को नहीं दूंगी, जाओ पुलिस स्टेशन से ले लेना, जाओ कोर्ट से ले लेना, वो जज से मांग लेना। आज वही नोहेरा शेख अपने घुटने टेक पड़ी है और 641 करोड़ का इन कंप्लेनेंट्स का, इन क्लेमेंट्स का अमाउंट आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया है। यानी कि सीधे साफ तौर से ये कहा गया है तुमने जो पैसा लिया है वो तुम्हें देना पड़ेगा, और आज वो देने को मंजूर हो गई। 640 करोड़ 41 करोड़ 41 करोड़ 641। ये एक तरह से देखा है तो आपकी भी कामयाबी नजर आती है कि आपने इतना पैसा उनसे वसूल करवाया, लेकिन ये घोटाला तो कई हजार करोड़ का नजर आता है। देखिए कैसा है, अभी तक सिर्फ सामने चंद लोग आए हैं। इनके 11 लाख इन्वेस्टर्स से 11 लाख अगर इन्वेस्टर्स कंप्लेंट कराएं, एक का 5,000, किसी का 10 लाख, किसी का 5 करोड़, ये 50,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता। लेकिन कोरोना के मद्देनजर रखते हुए और महिला होने की सहानुभूति के मद्देनजर इन्हें बेल दे दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन उसके बाद जेल से जब ये बाहर आई, लोगों ने कहा आपा अगर जेल में रहेंगी तो पैसा कैसे देंगी। लेकिन आपा जब बाहर आ गई, आज आपा को बाहर आके 1.5 से 2 साल हो गए, रोज नई नई हथकंडे, नई नई कहानियां, नए नए कुछ न कुछ बहाने। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लास्ट वार्निंग दी थी, आपको 21 अगस्त को आपको पैसे डिपॉजिट कराने होंगे। वहां पर भी वो ड्राफ्ट लेके आई, उन्होंने कोर्ट में डिपॉजिट नहीं कराया, बताया कि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हम नहीं जमा करवाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप रजिस्ट्री में पैसे जमा कराइए, आरटीजीएस कराइए, उसके बाद सोचेंगे कि अगला स्टेप क्या होगा इसके अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें 11 लाख इन्वेस्टर, सबसे बड़ी बात ये तो हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे इन्वेस्टर्स हैं मेरे पास जो दुबई से हैं, सऊदी से हैं, रियाद से हैं। देखिए अगर आप अपने कैमरे पे दिखा सकती हैं, इनके 5 करोड़ है, इनका नाम फहद है, ये रियाद के कफिल है, ये मुझसे मिलने इंडिया आ चुके हैं। लेकिन आपको अगर सच सबकी एक चीज बताऊं मैं कि 5 करोड़ रुपए इंडिया के अकाउंट में आप कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, सीधे मामला बन रहा है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का। आप मुझे बताइए इसमें पाकिस्तानियों के भी पैसे हैं, तो ये देशद्रोह का मसला होता है। आप मुझे बताइए अगर ये कफिल सऊदी में बैठ के पैसा लगा रहा है तो पैसा हैदराबाद के अकाउंट में आ रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। ये आया कैसे? जिसे मेरा इन्होंने ट्विटर पे न्यूज देखी, मेरा इन्होंने जानकारी निकाली कि कौन एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और ये मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, हिंदुस्तान का पहले ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अभी तो हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के बाहर तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां रह रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, उनका पैसा भी हीरा गोल्ड कंपनी में लगा है, उसका जवाब तो नहीं दे रहे कोई, ना कोई आगे आ रहे हैं। बात करते हैं, अगर ये सवाल पूछ लो तो धमकियां दे दी जाती हैं। ये चीजें तो तफ्तीश में एजेंसियों के सामने भी आई होगी कि इनका जो पैसा जो लगा है बाहर से, जो गल्फ कंट्री है या आप जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान से भी है, तो ये पैसा आया किस जरिए से? तो क्या एजेंसियों ने इसको नजरअंदाज करने की कोशिश की है? देखिए जब पहले एजेंसियों को ये पता चला कि हिंदुस्तान से ये पैसा लगा है, अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया जो बाहर से लगा है। ये डॉक्यूमेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स है, वो रियाद से यहाँ आया था और उसने अपने पूरी डिटेल दी है। ये मीरा रोड के आईसीआईसीआई अकाउंट की डिटेल है, ये देख लीजिए, ये मीरा रोड के आईसीआईसीआई अकाउंट में ये नंबर लिखे हुए, ये पढ़ लीजिए।
इसमें यहाँ पे 15 लाख रुपए आए हैं फाद के अकाउंट से, और फिर ये लोग कहते हैं नहीं नहीं आप ये अकाउंट से रिटर्न ले लीजिए अमाउंट, क्योंकि हम पकड़े जाएंगे, हम पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हो जाएंगे। और मैं आपको एक तमाम ऐसे बहुत सारे लेटर है मेरे पास जी। जिसमें ये पूरा संक्षेप रूप से कहा गया है कि हैदराबाद में हमारी कंपनी स्थित है, हम इतना अमाउंट के बदले इतना देते हैं, हम टेक्सटाइल पे, हम जो भी इनके जो शेयर्स पे, ऐसे शेयर्स का भी इनका बिजनेस था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज कुछ लोग डर के मारे आगे नहीं आए। 30 से 40 हजार इन्वेस्टर्स आए होंगे जिनकी बेचारों की मेहनत की कमाई थी, उनके लिए मैं लड़ रहा था, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये केस चलता रहेगा उन इन्वेस्टर्स के हक के लिए, न्याय के लिए मैं लड़ता रहूंगा। आज 641 करोड़ ये आपको भरना पड़ा है, ये इंशाअल्लाह ताला ये हमारी मशक्कत, मेरे साथ तमाम जितने सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हो या मुंबई से हो, सभी दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। साथ ही मैं मुंबई कमिश्नर का भी, उस वक्त मुंबई कमिश्नर थे, उन्होंने भी बहुत मदद की। तमाम ऐसे राजनेता थे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। संजय निरुपम साहब इस केस में मेरे साथ आए थे, अच्छा, बहुत उन्होंने इसमें मेहनत की। देवेंद्र भारती साहब से हमारी इस बार पे मीटिंग हुई थी। हमारे साथ उस वक्त एडवोकेट मुंसिफ साहब थे, एडवोकेट कुणाल साहब थे, एडवोकेट पठान